नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं आज भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल के बारे में आप सबको विस्तार से बताना चाहता हूँ। भारत सरकार के द्वारा एक नई संसद का निर्माण किया गया और 19 सितंबर को पहली बैठक के साथ इसका विधिवत प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई है। और इसमें सबसे पहला बिल जो प्रस्तुत किया गया वो नारी शक्ति वंदन बिल प्रस्तुत किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि यह महिला आरक्षण विधेयक एक कहते हैं कि लगभग 27 वर्षों से ये लंबित पड़ा था। यद्यपि 2010 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में इसे राज्यसभा में तो पास कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका और तब से ये निरंतर लंबित पड़ा रहा। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा यह बिल प्रस्तुत करने के साथ ही पहले इसको 18 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में रखा गया और इसको एक पहले जो महिला आरक्षण विधेयक था उसमें एक नया स्वरूप प्रदान किया गया और इसे नया नाम भी दिया गया, जिसे नारी शक्ति वंदन बिल कहा गया। कैबिनेट से पास होने के बाद 19 सितंबर को लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाएगा। इसमें 33% सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर हम थोड़ा पहले इस पर कुछ नज़र डालें तो हम पाते हैं कि इसमें वर्तमान में केवल हिमाचल प्रदेश में एकमात्र महिला विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी हैं और छत्तीसगढ़ में कुल जो विधायकों की संख्या है उसमें से 14.44% महिला विधायकों की संख्या है। बाकी प्रदेशों में इसके बीच की स्थिति है, यानी कि कहीं पे 9%, कहीं 10%, कहीं 12%, इस प्रकार से महिला विधायकों की संख्या बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत रहा है, लेकिन अब इसके लागू हो जाने के उपरांत ये 33% का आरक्षण सभी राज्य की विधानसभाओं में लागू हो जाएगा। अगर लोकसभा में हम देखें तो इसमें 181 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मौजूदा लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में से मात्र 82 महिला सांसद हैं और अभी उनकी भागीदारी लगभग 15% है। राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों में आरक्षण इसके माध्यम से नहीं होगा। वर्तमान में अनुसूचित जाति की 84 और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें आरक्षित हैं और आरक्षण लागू हो जाने के बाद 131 सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 28 और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल 16 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इस विधेयक के खंड 5 में कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया और जनगणना पूरी होने के बाद ये लागू होगा और फिलहाल ये 15 वर्षों के लिए आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात 2021 की जनगणना पूरी हो जाने के बाद और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण की जो प्रक्रिया होगी वो 2026
के बाद ही हो पाएगी, तो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका लागू होना संभव नहीं है। अगली लोकसभा चुनाव में यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो सकेगा। लोकसभा में पास होने के बाद 20 सितंबर को ये 2/3 से अधिक बहुमत से पास हुआ और कुल 539 उपस्थित सदस्यों में से 454 लोगों ने समर्थन किया, 2 विपक्ष में मत पड़े और 83 सांसद अनुपस्थित रहे जिन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया। इस प्रकार से वहां से पास होने के बाद 21 सितंबर को राज्यसभा में इसे पेश किया गया और 22 सितंबर को ये वहां से राज्यसभा से भी पास हो गया। दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी की हस्ताक्षर के उपरांत ये एक संपूर्ण संशोधन 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अब ये लागू हो चुका है और इसके सारे जो प्रोसीजरल जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होने के बाद ये 2029 में लागू होगा। ये विधेयक पास होना ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है। उनकी